हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते दोस्तों। उजाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो राजस्थान की भूगोल से संबंधित जो हमने जो 2 वीडियो पोस्ट किए थे, लेकिन बीच में समय था भी और नहीं भी था, लेकिन फिर भी अब आजकल कुछ कैंडिडेट्स की ज़्यादा ही डिमांड आने लगी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जरूर कंप्लीट करवा दीजिए। तो इस वीडियो के अंत में हम इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण 15-20 प्रश्न निकलते हैं, उन प्रश्नों को भी डालेंगे और प्रश्नों को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देना है। और मैंने सिर्फ प्रश्न ही डाले हैं विदाउट ऑप्शन, तो आपको डायरेक्ट आंसर ही देना होगा, उसका ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। उजाला कोचिंग सेंटर जो कि एक प्रमाणिक टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर किसी भी कैंडिडेट को इसका पार्ट हिस्सा बनना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करके टेस्ट सीरीज जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत राजस्थान को भूगोलवेताओं ने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। एक तो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इन 4 भौतिक प्रदेशों से संबंधित जो भी प्रश्न है, सबसे पहले तो अपने को इनकी उत्पत्ति किससे संबंधित अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है उत्पत्ति से संबंधित। और उसके बाद में कालखंड से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आया हुआ भी है उत्पत्ति से संबंधित, जैसे कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति से संबंधित सही कथन है, या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, सत्य या असत्य, इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है। तो देखिए, जो प्राचीन काल में पृथ्वी यानी धरती किस प्रकार से थी और उस भौगोलिक क्रियाओं के चलते किस प्रकार की घटनाएं घटी, उसके बाद में पृथ्वी के किस स्थल खंड का हिस्सा क्या बना और किस स्थल खंड का हिस्सा क्या बना, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में पृथ्वी इस प्रकार से एक स्थल मंडल के रूप में थी, जिसे क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इस स्थल मंडल को पेंजिया कहा गया, और इसके चारों ओर जो एक महान जल राशि थी, जिसे स्थल मंडल कहा गया, और इस महान जल राशि वाले हिस्से को पेंथालासा, और स्थल मंडल वाले हिस्से को यानी इस वाले पार्ट को क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। अब पेंजिया भी 2 हिस्सों में था, एक तो था उत्तरी पेंजिया और एक था दक्षिणी पेंजिया। अब उत्तरी पेंजिया को क्या कहा गया, अंगारा लैंड, यानी कि इस वाले पार्ट को तो कहा गया अंगारा लैंड, और इस वाले पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति से संबंधित फैक्ट देखिए कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, वो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में, यहाँ पर विशेष के रूप में लिखा गया, इसे थोड़ा ध्यान रखें, अवशेष कर लेना। तो जो टेथिस सागर के अवशेषों से उत्पत्ति किसकी हुई है, मरुस्थलीय प्रदेश की हुई है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की हुई है। स्थल मंडल का जो भाग था वो भौगोलिक क्रियाओं के चलते वो टूट गया, और टूटने के बाद में वह 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक अंगारा लैंड था और एक था गोंडवाना लैंड। तो जहाँ पर जल राशि वाला भाग गया, वहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ, और जहाँ जहाँ स्थल मंडल का भाग गया, वहाँ महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये एक फैक्ट है, इसको समझने के लिए आपको। और इसके चलते ही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, वो गोंडवाना लैंड से हुई है। मैंने आपको बताया जो दक्षिणी हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड था, और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, वो गोंडवाना लैंड से हुई है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किस कारण हुई है, वो गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से हुई है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुई है। यानी कि जो राजस्थान का हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार के भी दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, वह ज्वालामुखी क्रियाओं के चलते ही उसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि राजस्थान का भी कुछ भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये भौतिक प्रदेशों को देखते हैं इस मैप में, थोड़ा ध्यान से देखना कि 1 सेकंड। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला यहाँ से पूरा ये वाला भाग है ना, ये मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसमें भी इसके भी 2 पार्ट हैं,
वो हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से पार्ट हैं। और इसके अंदर देखिए ये जो बीच में जो पार्ट है ये है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। ये वाला पार्ट है जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और ये वाला जो पार्ट है इधर मरुस्थल का, ये है घग्गर का मैदान। और इसके बीच में ये जो पार्ट है ये है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है ये अरावली पर्वतमाला है। और ये जो पार्ट है ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और ये हाड़ौती का पठार है, ये वाला जो है हाड़ौती का पठार, यहाँ से ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, ये हाड़ौती का पठार है। तो ये तो मैप के अकॉर्डिंग हमने एक बार देख लिया है। अब चलिए इसके फैक्ट को समझते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति टैथी सागर के अवशेष से हुई है, बिल्कुल अभी हमने बताया। और थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की, अब देखिए कि इसके पता कैसे चला कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति टैथी सागर के अवशेष से हुई है। इसके भी कुछ कारण है। इसके फैक्ट क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहला है कि थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। और इसके अलावा सेकंड जो इसका फैक्ट है, इसमें जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के भंडार है। जैसे ये ना बाड़मेर, सांचौर तेल क्षेत्र और मंगला जैसे ये खाने हैं तेल की। तो आपने सबने पढ़ा है ये मंगला तेल की खान। और इसके अलावा एक और मेरे ख्याल से 3-4 हैं, मेरे याद नहीं आ रही फ़िलहाल मौके पर। ये तो थी इसके एक फैक्ट है, इससे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति टैथी सागर के अवशेष से हुई है। और एक है जैसलमेर के कुलधरा गांव से मछली के अवशेष से हुई है। यानी कि जो जैसलमेर का एक कुलधरा गांव है वहाँ पर मछली के अवशेष मिले हैं, जिससे यह आइडिया लगा सकते हैं कि टैथी सागर के अवशेष से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है इसका जो अगला फैक्ट है, आकल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर, यहाँ से भी पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति टैथी सागर से हुई है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जीवाश्म पार्क जुरासिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के विशेष मिले हैं। यानी कि यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। वनस्पति के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि कालखंड के आधार पर भौतिक प्रदेशों का क्रम। देखिए सबसे पहले राजस्थान के जैसे 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई। तो इसके बारे में से देखते हैं। सबसे पहले सबसे प्राचीन जो है वो अरावली पर्वतमाला है, यानी कि हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा प्राचीन है अरावली पर्वतमाला। और यानी कि ये ऐसा भी है कि दुनिया की सबसे प्राचीन जो पर्वतीय श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला ही है। और इसके बाद में हुई है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद में उत्पत्ति हुई है वो उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश की हुई है। और सबसे अंत में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है, जो कि जो थार का मरुस्थल है उससे जो पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है वो क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र बांगर कहलाता था। और जो थार के मरुस्थल के बाद में जिनकी उत्पत्ति है वो क्षेत्र खादर कहलाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, इस पर प्रश्न कई बार आता है। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि खादर से आप खान याद रख सकते हैं। खान से मतलब कि जो नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र है उसको खादर बोलते हैं। खान यानी नवीन, नए से नवीन, और खा से खादर। तो यानी खादर से मतलब हो गया खान से मतलब हो गया खादर, और खादर का मतलब हो गया कि नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र को खादर कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, विस्तार से विवरण इसके समझेंगे कि जो थार के मरुस्थल का विस्तार से विवरण क्या है, इसमें फैक्ट जो भी है इनको ध्यानपूर्वक समझना। और अंत में प्रश्नों को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। मैं अपने बहुत माइनर समय में से भी समय निकाल करके आपको थोड़ा समय दे करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड लेवल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। और सेकंड लेवल में हालांकि मैटर तो सब लोग पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ लिया होगा, किसी ने किसी गाइड से पढ़ा होगा, किसी ने कहाँ से पढ़ा होगा, किसी ने कोई आरबीसी बुक से पढ़ा होगा, किसी ने कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा, किसी ने किसी ऐप से पढ़ा होगा। तो सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा काम है एक बार आपकी ज़रूर अच्छे से बताने की कोशिश है, ताकि यहाँ से कोई प्रश्न गलत होने की संभावना ना रहे। और अब देखिए इसको विस्तार समझेंगे। राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसको दो पार्टों में बांटा गया। एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और एक है अर्धशुष्क प्रदेश। तो दो देशों में विस्तृत क्षेत्रफल। देखिए कि राजस्थान
में तो है ही थार का मरुस्थल, लेकिन अब जो देशों के आधार पर पूछा जाए तो अपने को पता है कि जैसे भारत के जो राजस्थान वाला हिस्सा है और पाकिस्तान में भी इसका कुछ पार्ट है थार के मरुस्थल का, तो इसमें राजस्थान में कितना प्रतिशत क्षेत्र है? 62% क्षेत्र है। राजस्थान में कितना है, सॉरी भारत में कितना है? 62%। ये इंडिया में है और पाकिस्तान में है 38%। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितना प्रतिशत थार का मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये नहीं बताना, वहाँ पर 61.11 नहीं बताना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर अगर 62 है और पूछा जा रहा है इंडिया के संबंध में, तो आपको 62 ही करना होगा। ये पॉइंट विशेष रूप से कैच कर लें। यहाँ पर देखिए 62 दिया गया है और यहाँ पर 61 दिया गया है। अब देखो कि इसमें जो 62% है, 62% जो पार्ट है क्षेत्रफल है, वह भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है। दो हिस्सों में कौन सा? एक तो है हरियाणा, पंजाब और गुजरात में, और एक पार्ट है राजस्थान में। अब राजस्थान में कितना है? 61.11, और जो हरियाणा, पंजाब और गुजरात में क्षेत्रफल है वह है 89.11। यहाँ से ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है एग्जाम में, तो ये अपने गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, जो थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है, वो है 2,90,042 वर्ग किलोमीटर। और तथा पूर्ण मरुस्थल जो है, जो कि अब था, मैंने आपको बताया मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल, और उसमें से भी जो पूर्णतः मरुस्थलीय है उसका कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना। और अब देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको नोट कर लीजिए। आपको बहुत कम जगह मिलेगा जो मैं अब बता रहा हूँ, इसमें से कुछ फैक्ट आपको बहुत कम जगह मिलेंगे और कुछ फैक्ट तो आम हर जगह मिल रहे हैं। अब देखिए कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, जो मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 40% हर गाइड में दे रखा है, बहुत बार आ भी चुका है। और इसकी ऊंचाई, अब देखिए कई मैंने यूट्यूब चैनल पर भी देखा है, अलग अलग, किसी ने 150 से 350 मीटर, किसी ने 150 से 300 मीटर, किसी ने 100 मीटर से 200 मीटर बता रखी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है, ये है RBSE 11th जियोग्राफी के अंतर्गत कितनी ऊंचाई है? 60 मीटर से 360 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। आजकल ये प्रश्न नहीं आते, कंपटीशन थोड़ा हार्ड है, तो प्रश्न इस प्रकार से नहीं आते हैं कि सीधा ही अपने को पूछ ले, हाँ भाई राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आने की आजकल संभावना कम है, क्योंकि हाँ हालांकि संभावना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गहराई में जाकर के थोड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे ही औसत ऊंचाई पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जनघनत्व आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जनघनत्व बता रहा हूँ। जनघनत्व जो थार के मरुस्थल का जनघनत्व है, आपको राजस्थान का जनघनत्व पता है दोस्तों, अलग अलग भौतिक प्रदेशों का जनघनत्व भी पता होना चाहिए। अब जिलों का भी जनघनत्व, जैसे कि अलग अलग जिलों का भी होता है, अपने को वो भी पता होता है, जैसे उसमें हाईएस्ट या फिर न्यूनतम पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत थार के मरुस्थल का जो जनघनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर, वो कितना है? 130 प्रति वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना इसको भी। और इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो राजस्थान का है, राजस्थान में थार के मरुस्थल का ही है। अब देखिए इसमें भी एक चीज़, विशेष चीज़ समझने वाली है। अब अगर पूछा लिया जाए विश्व के संदर्भ में, ये पूछ लिया जाए यानी कि विश्व के संदर्भ में, तो विश्व में सर्वाधिक जो मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल है उनमें से सर्वाधिक जो जनघनत्व वाला मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। ओके, और अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत सबसे न्यूनतम जनघनत्व किस भौतिक प्रदेश का है, तो वह है थार के मरुस्थल का। अब न्यूनतम और अधिकतम दोनों में अंतर है, तो ये दोनों फैक्ट थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेना ताकि बाद में दिक्कत ना आए। और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या नहीं पूछा जाता, पूछ भी लिया जाए तो 12 जिले हैं, लेकिन ये बहुत कम बार पूछा जाता है। और इसकी विशेषताएं क्या है थोड़ा वो भी ध्यान से देख लीजिए। यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एवं जीव विविधता वाला मरुस्थल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीव विविधता यानी कि जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। तो वो भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का थार का मरुस्थल। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। मानसून को आकर्षित करता है यानी कि यहाँ पर उच्चतम तापमान रहता है राजस्थान में, और उच्चतम तापमान किसकी ओर संकेत करता है? मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। वर्षा हो या ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये जो थार का मरुस्थल है ये मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये
कोरोमंडल तट से बरसात शुरू होकर के पूरे इंडिया में होती है, लेकिन राजस्थान में कम होती है। अब देखिए एक सोचने वाली बात ये भी है कि आकर्षित तो राजस्थान का थार का मरुस्थल करता है, लेकिन बरसात राजस्थान में नहीं होती है, वो भी थार के मरुस्थल में तो बहुत ही कम होती है। तो ये एक कह सकते हैं कि कुर्बानी देता है। बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो अपना थार का मरुस्थल, आप गर्व कीजिए कि अपना थार का मरुस्थल पूरे इंडिया में बरसात कराता है, भले ही यहाँ पर बरसात ना आती हो, लेकिन ये भी एक गर्व की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, यह भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक रहता है। ये मैंने अभी आपको बताया, वायुदाब बिल्कुल निम्न रहता है और तापमान अधिक रहता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर डाला है कि तिब्बत के पठार में ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और मिट्टी के संदर्भ में पूछा जाएगा कि मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो राजस्थान में रेतीली बलुई मृदा, या इसको ये नाम भी पूछ सकते हैं, एंटीसोल मृदा किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो एंटीसोल मृदा रेतीली बलुई मिट्टी को ही बोला जाता है वैज्ञानिक भाषा में। तो यह थार के मरुस्थल में मिलती है। और एक मैंने प्रश्न डाला है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है। संपूर्ण राजस्थान में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, और इसी के कारण राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी का विस्तार है, एंटीसोल यानी रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखना। और अभी देखिए इसकी अगली विशेषता है नेक्स्ट चौथी विशेषता है कि नदी इसमें कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी नदी है इसकी प्रमुख नदी है थार के मरुस्थल की। और इसके अलावा वैसे तो थार के मरुस्थल की घग्गर नदी भी प्रसिद्ध है, लेकिन घग्गर नदी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की है। और इसका ढाल पूछा जा सकता है, ढाल पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो ये ढाल किस प्रकार से है, ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर पूर्व वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ऊंचाई में है और दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है वो थोड़ा नीचा है। तो इस प्रकार से इसका ढाल है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर है वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। अब देखिए इसके वनस्पति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है कि थार के मरुस्थल में वनस्पति किस प्रकार, ये जीरोफाइट्स नाम भी आ सकता है या मरुद्भिद वनस्पति भी नाम आ सकता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि लाओस का मैदान, पवनों के द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, लाओस का मैदान पूछा जा सकता है कि लाओस का मैदान किसे कहते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है पवनों द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, लाओस का मैदान। ठीक है। और अगली विशेषता है इसकी, यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। थार के मरुस्थल में पश्चिम मरुस्थल के अंतर्गत भी जो शुष्क मरुस्थल है उसके अंतर्गत एक तो अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया और एक शुष्क मरुस्थल हो गया। जो शुष्क मरुस्थल है उसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। तो ये मैंने आपको बता दिया, शुष्क रेतीला प्रदेश और बालू का स्तूप। अब शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक तो बालू का स्तूप युक्त मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब ये थोड़ा सा ना मैंने डाला तो है, लेकिन ये थोड़ा सा चेक कर लेना, मेरे ख्याल से शायद ये सही है कि जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो कितना क्षेत्रफल है, 41.50%, और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये 48.50%। और फिर है इसका सेकंड पार्ट जो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है, मेरे ख्याल से ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है। हमादा, हमादा क्या है और हमादा किसे कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। हमादा किसे कहते हैं कि पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य जो पथरीला चट्टानी प्रदेश है उसे हमादा कहा गया है। दोबारा फिर से देखिए, पोकरण फलोदी, पोकरण किस में है, जैसलमेर में, और फलोदी कहाँ है, जोधपुर में, और बालोतरा कहाँ है, बाड़मेर में। तो पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य जो पथरीला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, हमादा। इस प्रकार से ये तो आ गया पोकरण, और ये है फलोदी, और ये है बालोतरा। ठीक है। अब ये जो बीच का पार्ट है ये सारा क्या है, हमादा, यानी जैसलमेर जिलों का पूछ लिया जाए तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के मध्य जो क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र, चट्टानी प्रदेश है, उसे हमादा कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए इस मैप में आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के मध्य ये वाला जो पार्ट है ये हमादा क्षेत्र है। इसको क्यों हमादा बोला गया, क्योंकि ये चट्टानी पथरीला क्षेत्र है, इसी कारण इस क्षेत्र को हमादा कहा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं।
अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना और यहाँ से प्रश्न गलत मत कर देना दोस्तों। मैं इसलिए आपको प्रश्न साथ साथ में करवाऊंगा लास्ट में, तो इसके जो फैक्ट हैं इनको आप नोट कर लीजिए। अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगहों से ये फैक्ट जुटाया है। आरबीएससी के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट मैंने सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी इंक्लूड किया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत देखिए अर्थात जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये मैंने अभी आपको बता दिया हमादा के संबंध में। और सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है इस क्षेत्र में, किसकी संभावना ज़्यादा है भाई? सौर ऊर्जा की विपुल संभावना किस क्षेत्र में है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा की विपुल संभावना किस क्षेत्र में है। ऑप्शन में आ सकता है हमादा, देशहरो, या फिर इस प्रकार से कुछ और भी आपको बताया जा सकता है, किसी पठार का नाम भी बताया जा सकता है। तो ये जो संभावना है विपुल यानी कि अत्यधिक संभावना है, वो हमादा क्षेत्र में है। फिर है सीज की स्थापना, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, यानी कि सीज जिसे कहते हैं, सीज की स्थापना यहाँ पर की गई है। और सीज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये भी थोड़ा प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। सीज की स्थापना किस द्वारा? सन 2000 में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना की गई है। ठीक है, राजकीय नवीनीकरण ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की संस्था है, जिसे बोलते हैं सीज। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। सीज का मुख्यालय पूछा जा सकता है, सीज का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान है। और यानी कि भारत में, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन सा राज्य करता है भाई? राजस्थान। कितने मेगावाट? 1656 मेगावाट, ये थोड़ा ध्यान रखें। और इसके नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा निगम 2000 में इसकी स्थापना दो संस्थाओं द्वारा मिलकर हुई। एक तो थी रेडा, REDA रेडा 1985, और RPCL 1995 में। तो इन दो संस्थाओं से मिलकर के अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई है। और अब इसमें देखिए कि मैंने फैक्ट इसके अंदर इंक्लूड किया है घग्गर का मैदान। हालांकि घग्गर मैदान अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, तो लेकिन हमने यहीं पर डाल दिया है, तो इसको थोड़ा समझ लेना। घग्गर का मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं भाई? हनुमानगढ़ और गंगानगर, दो जिले आते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र मरुस्थल का उत्तरी भाग है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले है, और उस क्षेत्र में घग्गर नदी बहती है। आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी एक फैक्ट को, एक चीज़ को नोट कर लीजिए। फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट कहीं से भी मिल जाए, अगर कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। घग्गर नदी के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाई? नाली या पाट कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर खान के टीले अधिक पाए जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पर खान के नहीं, यहाँ पर बरखान के हैं। यहाँ बरखान के टीले सर्वाधिक पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। तो ये भी थोड़ा सा, सर्वाधिक नहीं है, अधिक पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पाए जाते हैं। और फिर है अगर इस क्षेत्र की अंत, 1 सेकंड, यहाँ पर अगर लिखा गया तो इसको सही कर लेना। घग्गर इस क्षेत्र की अंतस्थलीय प्रवाह वाली नदी है। और घग्गर नदी को पुराणों में सरस्वती नदी का अवशेष, यहाँ पर कई जगह ना बोलकर टाइप करते हैं तो थोड़ी मिस टाइप हो जाता है, इसको आप अवशेष कर लेना यहाँ पर, अवशेष। ठीक है, हाँ, तो घग्गर नदी को पुराणों में सरस्वती नदी का अवशेष माना गया है। इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर से उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि की जाती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि किस कारण गहन कृषि की जाती है और किस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। तो क्षेत्र का पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, और का भी किस कारण की पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर से जो उपलब्ध सिंचाई होती है उसके कारण गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार। अब देखिए अभी इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार से बताया गया है। हमादा मैंने आपको बता दिया, पथरीला और चट्टानी मरुस्थल, और संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल भी कहा जाता है इसको। रेग किसे कहते हैं? मिश्रित मरुस्थल। हमादा के चारों ओर का जो भाग, देखिए मैंने आपको एक प्रकार से एक ट्राइंगल बना के बताया था हमादा, और हमादा के चारों तरफ एक जो कुछ क्षेत्र पाया जाता है, मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेग। ये थोड़ा ध्यान रखना। और नेक्स्ट है लघु मरुस्थल। गुजरात के कच्छ से बीकानेर तक के मध्य जो स्थित मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं? लघु मरुस्थल।
तो ये भी एक फैक्ट है। लघु मरुस्थल का पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। और बालू का स्तूप की विशेषताएं देख लीजिए। बालू का स्तूप आप बेहतर तरीके से पढ़ना हो तो आपको कोई बढ़िया तरीके की गाइड के अंदर मिल जाएगा, और हालांकि आरबीसी की बुक्स के अंदर भी है लेकिन इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और विशेषताएं क्या है, पवन की गति के कारण निर्मित होती है। ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो पवन की गति के कारण निर्मित होते हैं और अपनी आकृति के कारण निर्मित होते हैं। और मार्च से जुलाई में सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अलावा रेत के टीलों को जैसलमेर में धरियन कहते हैं, IMP यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि रेत के टीलों को जैसलमेर में क्या क्या कहते हैं, धरियन कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लेना। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे पहला प्रकार है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी कि पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप। यानी कि जैसे ये पवन है और इसके पवन की दिशा की बिल्कुल समांतर ही बनने वाले जो बालू का स्तूप है, ये वाले बालू का स्तूप, और ये पवन है, और इसको क्या कहते हैं भी, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप। ठीक है, और इसका यह एक रेखा में बनते हैं इसलिए इसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ये फैक्ट है। और नेक्स्ट है इसका विस्तार पूछा जा सकता है, कहाँ पर सब सर्वाधिक होते हैं, तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर 4 जिलों में ये सर्वाधिक बनते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप, यानी कि ये पवने हैं, ये पवने चल रही है और इसके बिल्कुल लंबवत बनने वाले इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं ना, बिल्कुल सामने इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से लंबवत बनते हैं तो वो कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो इसका सर्वाधिक विस्तार किस किस जिलों में है, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके सीकर और झुंझुनू भी है, यही मत सोच लेना कि पश्चिमी थार के मरुस्थल के अंतर्गत ही बनते हैं, लेकिन ये उधर अर्धशुष्क मैदानी अर्धशुष्क थार के मरुस्थल में भी बनते हैं। तो बरखान या बरछान ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं, और यह स्थान कहाँ पर है, भालेरी चूरू में, बालोतरा बाड़मेर में, ओसियाँ जोधपुर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, देशनोक लूणकरणसर बीकानेर में, तो ये इसका विस्तार क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये बालू का स्तूप बनते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप, यानी कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा बालू का स्तूप है, तो है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। ये तीनों ही बालू का स्तूप, तीनों प्रकार के बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है पैराबोलिक बालू का स्तूप, तो इसमें पैराबोलिक बालू का स्तूप में या इसका अन्य नाम है परवलयाकार बालू का स्तूप या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यह अपनी आकृति के लिए जाने जाते हैं। स्थान संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, और स्थान इसका कहाँ है, संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर है तारा बालू का स्तूप, तारे के समान आकृति वाले, इसका स्थान कहाँ है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तारा बालू का स्तूप मेहरानगढ़, जैसलमेर। अगर जगह पूछ लिया जाए तो मोहनगढ़ और सूरतगढ़, और जिलों का नाम पूछ लिया जाए तो जैसलमेर और गंगानगर। इस फैक्ट को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कई बार मैंने प्रश्न को कई जगह पर देखा है, तो ये प्रश्न थोड़ा नोट कर लेना। फिर एक है श्रब काफिस बालू का स्तूप, छोटे आकार के या छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं, मिट्टी के जमाव से निर्मित होते हैं संपूर्ण राजस्थान में, यानी कि छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं झाड़ी वाले क्षेत्रों में, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर है थार के मरुस्थल की शब्दावली। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न आया है, अब अगर आप भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे हैं, भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत भी राजस्थान में पश्चिमी थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको तो जरूर पक्का कर लेना, इसमें से कोई चीज़ कोई फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। अब एक ही इसकी भाषा में देखिए, राजस्थानी भाषा में इसको क्या कुछ कहा जाता है, प्लाया झील क्या होती है, दो बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि क्षेत्र वर्षा जल एकत्र होने से छोटी झीलें बनती है, यहाँ पर झीलें लिखा गया है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, झीलें कर लेना इसको ना, झीलें, यानी कि दो बालू का स्तूपों के मध्य है निम्न भूमि क्षेत्र में। ये देखिए ये बालू का स्तूप है और ये भी बालू का स्तूप है, और इसका जो बीच वाला क्षेत्र है ना, ये वाला पार्ट है, ये निम्न पार्ट है, यानी कि नीचा वाला पार्ट है। अब इसके मध्य जो झील बनेगी ना, ये बड़ी झीलें, अब इसको क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। ओके, और अब रन या टाट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी की झीलें जिन्हें रन या स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट लिखा गया है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, स्टार्ट कर लेना भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये तो नॉर्मल सी बात है।
लेकिन इसमें थोड़ी सी 2-4 बार ज़्यादा ही हो गई है, तो इसका थोड़ा फैक्ट को समझ लेना, अपने को समझना ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि मतलब गलतियाँ निकालने की बजाय उन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना अपन, तो हम सफल इंसान हैं और जीत भी सकते हैं। हाँ, गलतियाँ अगर गलती किसी से हो जाती है और वो व्यक्ति अगर अपनी गलती कबूल कर रहा है, तो वो गलती को गलती नाम नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी आप खुद भावी शिक्षक हैं, तो मेरे से बेटर जानते हैं, मैं यही उम्मीद रखता हूँ आपसे। और देखिए, जो शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी की झीलें क्षेत्र जिन्हें रन या टाट कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बालसन क्या है? दो पर्वतों के मध्य मैदानी भाग में जल इकट्ठा हो जाए तो उसे बालसन कहते हैं। यानी कि मैदानी भाग है और वहाँ पर मैदानी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो मैदानी थोड़ा बहुत मैदानी भाग है, वहाँ पर मान लीजिए कि दो पहाड़ है, दो पहाड़ों के मध्य जो जल एकत्रित होता है। अब जैसे बालू का स्तूपों के मध्य हो जाए उसको पलाया झील, और जो पर्वतों के मध्य बीच में जो जल एकत्रित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। फिर है खड़ीन। खड़ीन क्या परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धति है, यानी कि वर्षा जल को एकत्रित करने की एक पद्धति, एक विधि है जिसे खड़ीन कहते हैं। अब खड़ीन से संबंधित थोड़ा फैक्ट है वो समझ लेना। खड़ीन में क्या है? अभी खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित एक प्रकार भी है, यानी कि कृषि का भी एक प्रकार है जो कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई थी। ये प्रश्न आ चुका है पहले भी एग्जाम में कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कौन सी जल संरक्षण की विधि या फिर कौन सी कृषि विकसित की गई, तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन की गई। और ये भी पूछा गया है प्रश्न पहले कि भारत में खड़ीन का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है, तो थार के मरुस्थल से है। राज्य का पूछ लिया जाए तो राजस्थान से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट खड़ीन, इसको थोड़ा ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है किसी को भी। छोड़ना नहीं मतलब ये नहीं है किसी को मार देना है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर कोई फैक्ट है जो दिए गए उनको छोड़ना नहीं है। और जैसलमेर में सर्वाधिक की जाती है कौन सी? खड़ीन, और इसको मरहो भी कहते हैं भाई, ठीक है। और फिर है जिसमें मिश्रित अनाज बोया जाता है जिसे बझेड़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बझेड़ किसे कहते हैं भी? जो खड़ीन के अंतर्गत मिश्रित अनाज बोया जाता है उसे बझेड़ कहते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है खड़ीन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में खड़ीन का संबंध, भारत में यहाँ पर खड़ीन कर लेना भाई, भारत में खड़ीन का संबंध राजस्थान से है, और राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और इसके अलावा जैसलमेर में प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन की कृषि की जाती थी, बिल्कुल अभी बताया मैंने। फिर एक मावठ। अब मावठ को समझना बहुत ज़रूरी है। मावठ का नाम भी आपने सुना होगा और आपने मावठ के बारे में ये भी सुना होगा कि किस क्षेत्र में होती है, लेकिन मैंने एक प्रश्न डाला था कि मावठ का सर्वाधिक प्रभाव किस जिले में रहता है। टेस्ट सीरीज में मैंने प्रश्न डाला था जिसमें मैंने ऑप्शन में डाला था गंगानगर और जोधपुर, जयपुर और एक भरतपुर, इस प्रकार से 2-3 जिले डाले थे। तो उसमें से कई बच्चों ने गंगानगर किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो मावठ है, मावठ शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा है। राजस्थान में ये गंगानगर से प्रवेश करती है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव इसका जयपुर में रहता है। थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखने पर यह प्रश्न पूछा गया है और आ भी सकता है। देखिए, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? अभी मावठ कहते हैं। मावठ को राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट, मावठ के रूप में होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल गेहूँ उत्पादित होती है। ये फसल का नाम देकर के पूछ सकता है भी, जैसे रबी की फसल के अंतर्गत एक फसल का नाम रबी की फसल का दे दिया, और उसके अलावा ये खरीफ की फसल या जायद की फसल के नाम दे दिए, तो आपको वहाँ पर फसल का नाम दे दिया तो आप रबी की फसल का आपको पता होना चाहिए। अगर रबी की फसल, अगर फसलों के प्रकार दे दिए कि रबी और जायद और खरीफ की फसल दे दिया तो रबी की फसल ऑप्शन में सही करना है। हालांकि ये छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल है, कई बार पढ़ा होगा। फिर पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मावठ वर्षा प्रवेश गंगानगर से, सर्वाधिक प्रभाव जयपुर जिले में होता है। ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल फैक्ट को छोड़ना नहीं है कि प्रवेश तो होता है गंगानगर से और सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जयपुर पर। एक विशेष तथ्य है, लौटते हुए मानसून को मावठ नहीं कहते हैं बल्कि मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। कसम में कहते हैं, सॉरी, मानसून प्रत्यावर्तन। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, रे बाप आज क्या हो गया, इतनी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, सॉरी माफ़ करना, लेकिन फैक्ट को जरूर समझ लेना। तो लौटते हुए मानसून को मावठ नहीं बल्कि मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। फिर अब पुरवैया देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं क्या कहलाती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से भी एक मानसून आता है ना, जैसे मान लीजिए कि
कोरोमंडल तट और मालाबार तट। तो कोरोमंडल तट के पास में से होकर जो हवाएं आती है वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है और बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके फिर राजस्थान में प्रवेश करती है उधर से, यानी कि कलकत्ता की तरफ से दिल्ली की तरफ अग्रसर होती है तो राजस्थान में आकर के प्रवेश करती है। तो ये राजस्थान में मतलब इसको दक्षिणी पश्चिम मानसून की शाखा ही माना गया है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की शाखा के अंतर्गत ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। पुरवैया का दूसरा नाम क्या है? सामयिक पवने या मानसूनी पवने भी कहा गया है। और लू, ये बिल्कुल कॉमन प्रश्न, लू से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय गर्म पवने। और भूबलिया, भूबलिया देखिए भाई, भूबलिया क्या है? वायु का एक चक्रवात होता है छोटा सा, लेकिन अब भूबलिया को राजस्थानी भाषा में, बागड़ी भाषा में क्या कहते हैं? बतूड़ियो। मारवाड़ी में मेरे ख्याल से बतूड़ियो कहते हैं, मारवाड़ में बतूड़िया ही कहते हैं। और ये बरोड़ा, यानी ये पंजाबी भाषा का शब्द है, पंजाबी में बरोड़ा कहते हैं, ठीक है। लाठी सीरीज सेवन घास का मैदान, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। लाठी सीरीज, सेवन घास के मैदान को क्या कहते हैं भाई? लाठी सीरीज कहते हैं। ये है क्या लाठी सीरीज? ये है भूगर्भीय जल प्रपट्टी, यानी कि भूगर्भीय जल पट्टी, जिसको जमीन के अंदर एक नमी क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर सेवन घास अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं भाई? लाठी सीरीज कहते हैं। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य पाई जाती है, ठीक है। लिलोण क्या है? सेवन घास का स्थानीय नाम, जिसे गोडावण की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। और चंदन नलकूप देखिए, लाठी सीरीज के नज़दीक एक कुआं खोदा गया जिसे चंदन नलकूप कहा गया। और चंदन नलकूप ही नहीं बल्कि इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो थार का घड़ा किसे कहा जाता है भाई? चंदन नलकूप को। और चंदन नलकूप क्या है भाई? जो लाठी सीरीज के नज़दीक एक कुआं खोदा गया जिसे थार का घड़ा कहा गया, और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। और फिर है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी तनोट माता। और राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहता है? अरबुदा देवी को कहा जाता है। पीवड़ा क्या है? जहरीला सांप। पौष्टिक घास कौन सी है? मुराल। और ग्रेनाइट सिटी जालोर। नेक्स्ट देखिए, अब इस टॉपिक को मैंने आपको एक एक करके फैक्ट बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है समय आपका थोड़ा सा वेस्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन समय वेस्ट नहीं, इसको इन्वेस्ट समझिए। मैं यहाँ पर 5, 7, 10 प्रश्न जो भी है इसको आपके सामने रखूँगा। इन प्रश्नों के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। वीडियो के जो भी फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों, इसको मामूली में मत लेना। हर जगह इतना मैटर आपको, इतना एकदम स्टिक मैटर नहीं मिलेगा। मिलेगा भी, बहुत जगह मिलेगा, लेकिन बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है। और जो इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला प्रश्न है थार के मरुस्थल का जनघनत्व कितना है? तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है भी, थार के मरुस्थल का जनघनत्व कितना है, कमेंट बॉक्स में। थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किस सागर के विशेष से हुई है, इंपॉर्टेंट आ चुका है। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, इंपॉर्टेंट। और घग्गर नदी के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट आ चुका है। और ये देखिए, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में न्यूनतम कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट आ चुका है। टाट या रन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट आ चुका है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फिर है आकलगाम जीवाश्म पार्क किसे कहते हैं भी, आकलगाम जीवाश्म पार्क किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा, नोट कर लेना। अगर नहीं भी है तो प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत कृषि विधि कौन सी है भी, ये भी, इसका भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, भौतिक प्रदेश नहीं पूछेगा, विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल पूछेगा तो आपको बताना है कौन सा है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पथरीला चट्टानी प्रदेश जो कि पोखरण, फ्लोदी और बालोतरा के मध्य विस्तृत है, क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मावठ वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव किस जिले पर रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर सेवन घास का स्थानीय नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, पोखरण से मेहरानगढ़ के मध्य पाई जाने वाली जल पट्टी क्या कहलाती है, लास्ट में मैंने इस पर चर्चा की है। और ये है भी RBSE पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। देखिए दोस्तों, एक मैं इम्पोर्टेंट बात करूँगा रीट एग्ज़ाम को लेकर के, कि रीट एग्ज़ाम आगे जाए या ना जाए, कब भी हो, मैं इस पर कोई बात नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं आप सब लोगों को पॉजिटिव ही रखना चाहता हूँ, किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं करना चाहता। लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव विचार अगर मन में आता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपकी तैयारी के ऊपर पड़ता है। बस एग्ज़ाम कभी भी हो, लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी। प्रयास करते रहें, ना ज़्यादा तो
थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, लेकिन निरंतर करते रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। टेस्ट सीरीज में अच्छे से अच्छा रिजल्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट, बेटर से बेटर परिणाम हम आपको देंगे रीट एग्जाम में आपके सफलता के रूप में। अगर किसी प्रकार का कोई मैटर रह गया हो, कोई छूट गया हो, या कोई आपको डिफरेंट प्रकार का लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर सूचना देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।